Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 5 एंजाइम्स बच्चों इसका हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम एंजाइम्स के इंट्रोडक्शन देखेंगे और एंजाइम्स के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातों को स्टडी करेंगे। बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को बुक से दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने बुक से क्या करना है और किस तरह से करना है। बच्चों यहाँ पे देखें आप लोगों के सामने जो है वो बुक्स शो हो रही है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक के मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है, आप लोग इसको मार्क करेंगे। उसके बाद बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम एंजाइम्स को कवर करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और बच्चों पहले हम इस चैप्टर का यहाँ तक इस पोर्शन को कवर करेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ तक जो आप लोगों के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के नाम से यहाँ इस पैराग्राफ तक जो जो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले जो है वो इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो तफसील से स्टडी करेंगे। इसके बाद देन स्टूडेंट्स हम एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम के अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान में रखें कि जो चीजें हैं जो लेक्चर के अंदर आज हम पढ़ेंगे ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से एमसीक्यूज के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से पेपर में पूछी जाएंगी। लॉन्ग क्वेश्चन जो है यहाँ से नहीं आएगा। तो आप लोगों ने ख्वामा तमाम चीजों को जो है वो तमाम लाइनों को रट्टा हरगिज नहीं लगाना। जो जो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों ने उन्हीं को अच्छी तरह से याद रखना है और उसी के हवाले से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स आए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले जो है वो हमारी बुक के अंदर मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन लिखी हुई है। बच्चों मेटाबॉलिज्म जो है हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी पढ़कर आए हैं। मेटाबॉलिज्म कहते हैं एक जानदार के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को मिलाकर मजमूई तौर पर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये जो मेटाबॉलिज्म है इसको रेगुलेट किया जाता है एंजाइम्स के जरिए। किसके जरिए किया जाता है बच्चों? एंजाइम्स के जरिए। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं बच्चों उनको स्पीड अप करवाने का काम कौन करते हैं? एंजाइम्स करते हैं। ये एंजाइम्स के हवाले से वो बात है जो हम पिछले चैप्टर्स के अंदर भी पढ़कर आए हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चों को कहते हैं सम मजमुआ ऑफ ऑल केमिकल एक्टिविटीज, तमाम केमिकल एक्टिविटीज का, तमाम केमिकल रिएक्शंस का अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि जिंदा जानदारों के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है, दैट इज मेटाबॉलिज्म, जिसको वो मेटाबॉलिज्म का लफ्ज दे रहा है, इज रेगुलेटेड बाय एंजाइम्स। इसको एंजाइम्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है। एक जानदार के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस जो कि एंजाइम्स के जरिए रेगुलेट होते हैं बच्चों उनको हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, अब बच्चों जो मेटाबॉलिज्म है इसके अंदर दो तरह के रिएक्शंस आते हैं। एक को हम नाम देते हैं एनाबॉलिज्म और बच्चों एक को हम नाम देते हैं कैटाबॉलिज्म। बच्चों एनाबॉलिज्म जो है वो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर सिंपल सब्सटेंसेस जो होते हैं, सादा मॉलिक्यूल्स जो हैं बच्चों वो मिलकर कॉम्प्लेक्स चीजें बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सादा मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, सादा जब सब्सटेंसेस आपस में मिलेंगे और उनसे पेचीदा चीजें बनेंगी तो यहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज होगी। इसकी एक मिसाल बच्चों हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और बच्चों वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये क्या बनाते हैं बच्चों? ये बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6, साथ ऑक्सीजन बनता है। अब यहाँ पे देखें बच्चों दो सादा मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिलकर बच्चों एक पेचीदा मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसका नाम है ग्लूकोज। और बच्चों कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटा आप याद रखें कट से, कट का मतलब होता है काटना, तोड़ना। कैटाबॉलिज्म बच्चों ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके अंदर पेचीदा चीजों को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ा जाता है और उनसे सादा चीजें बनाई जाती हैं। बच्चों इसमें आ जाएगा रेस्पायरेशन। अगर आप इसी का बिल्कुल उल्ट कर दें तो वो रेस्पायरेशन है जिसमें ग्लूकोज जो है C6H12O6 ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ एटीपी की शक्ल में एनर्जी हासिल होती है। ठीक है, बच्चों इसको हम नाम देते हैं रेस्पायरेशन का। तो बच्चों रेस्पायरेशन में देखें पेचीदा चीज ग्लूकोज जो है इसको तोड़कर सादा चीजें बनाई जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो दिस इज कैटाबॉलिज्म। तो बच्चों जो मेटाबॉलिज्म जो है हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन इसी के साथ साथ एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों का आप लोगों को पता होना चाहिए। एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी इस्तेमाल होती है, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब बच्चों आगे आप लोगों से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं। तो बच्चों एंजाइम्स के डेफिनेशन आपकी बुक में बहुत ही डिटेल्ड डेफिनेशन लिखी हुई है और बहुत बेहतरीन डेफिनेशन है। जब आप इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको एंजाइम्स के हवाले से ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो वो बच्चों को कहते हैं एंजाइम्स में भी डिफाइंड एज, एंजाइम की तारीफ यूं की जाती है स्पेसिफिक प्रोटीन्स, मखसूस प्रोटीन्स हैं। अब बच्चों प्रोटीन्स अगर आपको याद हो हमने इससे पिछले चैप्टर नंबर 4 के अंदर प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन्स दो तरह की होती हैं, फाइब्रियस प्रोटीन्स और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तो बच्चों एंजाइम्स जो हैं ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, ये 3 डायमेंशनल में होती हैं। ठीक है, 3D के अंदर इनका स्ट्रक्चर होता है। तो बड़ी खास प्रोटीन्स हैं डेट स्पीड अप जो कि रफ्तार को बढ़ा देती हैं स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस, खास केमिकल रिएक्शंस की।
ठीक है। अब इन बच्चों का काम क्या है, ये क्या करती हैं, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देती हैं, स्पीड अप कर देती हैं। अब कैसे स्पीड अप करती हैं, देखें, बाय लोअरिंग द रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। रिक्वायर का मतलब होता है चाहे जाने वाली एक्टिवेशन एनर्जी। अब बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी से मुराद है वो कम से कम एनर्जी जो कि किसी भी रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए चाहिए होती है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मैं आपको बहुत ही सादा मिसाल से समझाता हूं। बच्चों आप जो है वो घर में खाना बनाते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं बच्चों, आप गैस ऑन करते हैं चूल्हे से। जैसे गैस ऑन करते हैं और बच्चों अब गैस से क्या निकलती है, मीथेन निकलती है ना, मीथेन। अब बच्चों एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन भी है। अब क्या, जैसे ही आप गैस ऑन करते हैं फौरन से मीथेन बनना शुरू, ठीक है, बर्न होना शुरू हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर साथ इससे हीट निकलना शुरू हो जाती है। बच्चों आप आसान जुबान में ये समझे कि जैसे ही आप चूल्हे को जो है बटन घुमाते हैं क्या फौरन से आग जलना शुरू हो जाती, नहीं बच्चों, आपको उसको कोई स्पार्क देना पड़ेगा, आपको माचिस की तीली जो है आग की लगानी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। जब वो थोड़ी सी एनर्जी देंगे उसके बाद आग जलेगी, उसके बाद वो जो आग है बच्चों वो खुद ब खुद ही जलती रहेगी। अब वो जो थोड़ी सी एनर्जी जो कि आपको आग जलाने के लिए चाहिए बच्चों, यही एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। बच्चों इसी तरह एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसकी बाकी तमाम रिएक्शंस के अंदर भी जरूरत होती है। हम एक्टिवेशन एनर्जी को, जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा एंजाइम्स का, हम वहां पर इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब हर रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब जाहिर सी बात है जिस रिएक्शन को ज्यादा एनर्जी चाहिए वो रिएक्शन जो है वो देर से होगा। तो एंजाइम्स क्या करते हैं बच्चों, एंजाइम्स रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाते ही इस तरह से हैं कि उस रिएक्शन को शुरू होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, एंजाइम्स उस रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। समझ आ रही है। और बच्चों इनकी बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है, बट आर अनअल्टर्ड। बच्चों अल्टर का मतलब होता है तब्दील करना, अनअल्टर का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि तब्दील ना हो, ठीक है, बट आर अनअल्टर्ड देमसेल्व्स इन द प्रोसेस। लेकिन बच्चों जो एंजाइम्स हैं ये पूरे रिएक्शन के प्रोसेस के अंदर अपने आप को तब्दील नहीं करते। एंजाइम्स क्या हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं केमिकल रिएक्शंस को। कैसे करते हैं, लोअर करके रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी को। और ये क्या ये चेंज होते हैं बच्चों, नहीं, ये अनअल्टर्ड रहते हैं। अनअल्टर का मतलब है बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस, सारे प्रोसेस के अंदर। तो बच्चों ये एंजाइम्स की बेहतरीन डेफिनेशन है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ एंजाइम्स एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट। अब बच्चों कैटलिस्ट जो है, केमिस्ट्री के अंदर हम कैटलिस्ट के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। कैटलिस्ट बच्चों कहते हैं एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एक केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा दे, स्पीड अप कर दे, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों एंजाइम्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर भी तो यही काम कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को स्पीड अप करते हैं, ठीक है। अब चूंकि बच्चों ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैटलिस्ट हैं तो इसी वजह से हम इस कैटलिस्ट के साथ लफ्ज बायो लगा देते हैं। बायो का मतलब आपको पता है क्या होता है, लाइफ। तो एंजाइम्स क्या बन जाते हैं, फिर एंजाइम्स बन जाते हैं बायो कैटलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखें बच्चों, एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स को हम बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। ये जिंदा जानदारों के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। बच्चों कहते हैं रेट्स ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस में भी 10⁻³ to 10⁸ टाइम्स। बच्चों 10⁻³ से मुराद है 1000, 10⁸ टाइम्स से मुराद है 1 के आगे आपने 8 जीरो लगाने हैं, ठीक है। अगर बच्चों आप लोग इसको काउंट करें तो ये क्या बनेगा बच्चों 1000, और ये क्या बनेगा बच्चों 10 करोड़। तो बच्चों ऐसे रिएक्शंस जिनमें एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं उन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसे रिएक्शंस जिनमें एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं उनको हम एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस कहते हैं। बच्चों उनकी जो रेट्स हैं, उनकी जो स्पीड्स हैं, ठीक है, जिनमें एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं वो आम रिएक्शन से, आम ऐसे रिएक्शन जिनमें एंजाइम्स इस्तेमाल नहीं होते उससे 1000 से 10 करोड़ गुना ज्यादा स्पीड से हो रहे होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बच्चों ये आप लोगों से जो फिगर है, ये आप लोगों से जो है एमसीक्यू के हवाले से पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने इस फिगर को जो है वो याद रखना है, ठीक है। जो इन रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन में भी 10⁻³ to 10⁸ टाइम्स ग्रेटर ज्यादा होते हैं देन द रेट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। बच्चों कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है इसी तरह, मतलब एक रिएक्शन हो रहा है वो एंजाइम के साथ हो रहा है और इसी तरह का एक रिएक्शन हो रहा है जो कि एंजाइम के बगैर हो रहा है। तो वो रिएक्शन जो कि एंजाइम के साथ हो रहा है बच्चों वो 1000 से 10 करोड़ गुना ज्यादा स्पीड से होगा बनिस्बत के उस रिएक्शन के जो कि बगैर एंजाइम के हो रहा है। क्लियर। इसके बाद बच्चों आप लोगों की बुक के अंदर जो है वो बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर बच्चे की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। आप लोगों से इस तरह से पूछी जा सकती है कि व्हाई वी कैन से दैट विदाउट एंजाइम्स देयर वुड हैव बीन नो लाइफ एट ऑल। बच्चों वो कहते हैं हम ऐसा क्यों कह सकते हैं कि एंजाइम्स के बगैर बिल्कुल भी जिंदगी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका जवाब बच्चों आपकी बुक के अंदर जो है वो बॉक्स के अंदर लिखा है। वो कहते हैं अ रिएक्शन दैट इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम एंड इज कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स। बच्चों वो एक मिसाल देता है, वो कहता है कोई भी एक रिएक्शन है
जिसको इंजाइम जो है वो कैटालाइज करवाते हैं। इंजाइम उस रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाते हैं और वो रिएक्शन आमतौर पर 30 मिनट के अंदर मुकम्मल होता है। would take 1 year to get completed without being catalyzed by enzyme। वो कहता है अगर वो रिएक्शन बगैर एंजाइम के करवाया जाए तो उसको तकरीबन 1 साल लगेगा मुकम्मल होने में। तो 1 साल बच्चों जिस रिएक्शन को चाहिए इंजाइम्स आकर उसको सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के अंदर खत्म करवा देते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंजाइम्स जो हैं वो कितने बेहतरीन जो हैं वो कैटालिस्ट हैं, ठीक है। थस इस तरह से वी कैन से हम कह सकते हैं विदाउट एंजाइम्स, इंजाइम्स के बगैर देयर वुड हैव बीन नो लाइफ एट ऑल, ठीक है, बिल्कुल भी जिंदगी का तस्वुर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो बच्चे आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको इस तरह से आंसर करेंगे। इसके बाद बच्चों ये आप लोगों ने याद नहीं रखना, ये आप लोगों ने सिर्फ जो है वो एमसीक्यूज के हवाले से स्टेटमेंट ज़हन में रखना है। ऑल सेल्स डू नॉट हैव सेम सेट ऑफ एंजाइम। बच्चों तमाम सेल्स के अंदर जो है वो एक जैसे एंजाइम्स मौजूद नहीं होते, क्योंकि हर सेल का फंक्शन डिफरेंट होता है। अब बच्चों मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप लोगों ने याद नहीं रखना, बस आप लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है, ठीक है। The chemical reactions going on in red blood cells are very different from those going on within a nerve cell because red blood cells and nerve cells contain different sets of enzymes। अब बच्चों वो क्या कहता है इस लंबी सारी लाइन में, बच्चों वो ये कहता है कि जो रिएक्शंस जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हो रहे हैं बच्चों वो मुख्तलिफ हैं बनिस्बत ऐसे रिएक्शंस के जो कि नर्व सेल या फिर न्यूरॉन के अंदर हो रहे हैं। न्यूरॉन को बच्चों हम नर्व सेल का नाम भी देते हैं, ठीक है। अब बच्चों वो क्यों मुख्तलिफ हैं, वो कहता है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर अलग एंजाइम्स पाए जाते हैं और नर्व सेल के अंदर अलग एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब बच्चों अगर आप रेड ब्लड सेल्स को देखें ना, ये हीमोग्लोबिन से भरे होते हैं, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि इसने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, क्लियर। अब बच्चों जो न्यूरॉन है ये हमारे जिस्म के अंदर पैगाम रसानी का काम करते हैं, ठीक है। नर्व इंपल्स को जो है वो हमारे जिस्म में दिमाग तक लेके जाते हैं और दिमाग से लेकर आते हैं, ठीक है। ये हमने अपने 10th क्लास के अंदर इनको पढ़ा था। अब बच्चों ये रेड ब्लड सेल्स जो है ना, जब हम इनको देखते हैं तो बच्चों इनका साइटोप्लाज्म जो है वो तकरीबन 95% जो है वो हीमोग्लोबिन से फिल हुआ होता है, ठीक है। अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात रेड ब्लड सेल्स के अंदर कि यहाँ पर बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या मौजूद नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होते, ठीक है। अब बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होंगे, इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, वो जाहिर सी बात है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर नहीं होंगे। तो उन केमिकल रिएक्शंस के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो भी रेड ब्लड सेल्स के अंदर नहीं होंगे। जबकि न्यूरॉन्स के अंदर तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनके अंदर बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया वाले एंजाइम्स भी मौजूद होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक सादा सी मिसाल दी है कि किस तरह से रेड ब्लड सेल्स और नर्व सेल बच्चों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इन दोनों के अंदर केमिकल रिएक्शंस एक दूसरे से मुख्तलिफ हो रहे हैं। क्यों मुख्तलिफ हो रहे हैं, क्योंकि दोनों के अंदर अलग अलग एंजाइम्स के जो है वो सेट्स मौजूद हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सिर्फ इसको जो है वो जनरल नॉलेज के लिए स्टेटमेंट को ज़हन में रखना है। इसके बाद बच्चों है सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। बच्चों एंजाइम्स के सिंथेसिस के हवाले से यहाँ पे हम बात करेंगे। सिंथेसिस का मतलब होता है बच्चों तैयारी। अब बच्चों यहाँ पे ना आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ज़हन में रखना है। हम वैसे तो कहते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर ना एक एक्सेप्शन आती है एक खास ग्रुप एंजाइम्स का, जिसको हम नाम देते हैं राइबोजाइम्स का। किसका नाम देते हैं बच्चों, राइबोजाइम्स। अब बच्चों जो राइबोजाइम्स है ना ये कहाँ पे मौजूद होते हैं बच्चों, ये राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। कहाँ पर मौजूद होते हैं बच्चों, राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। और बच्चों ये जो राइबोजाइम है ये प्रोटीन्स नहीं होते, बल्कि ये क्या होता है बच्चों, ये आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, क्लियर। तो अब बच्चों राइबोजाइम्स जो हैं जो कि राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं, इसके अलावा बाकी जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं बच्चों, वो प्रोटीन्स हैं। और फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स क्या है हमारे सेल के अंदर, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स है बच्चों राइबोसोम्स, ठीक है। तो सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो राइबोसोम्स के अंदर बनते हैं। यहाँ पे देखें ऑल एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड सेल्स बाय राइबोसोम्स। जितने भी एंजाइम्स जो हैं बच्चों हमारे सेल्स के अंदर तैयार होते हैं वो सारे के सारे राइबोसोम्स में तैयार होते हैं। बच्चों ध्यान में रखिए यहाँ पे एक्सेप्शन है राइबोजाइम्स की। राइबोजाइम्स क्योंकि बच्चों प्रोटीन्स नहीं है तो इसी वजह से राइबोसोम्स के अंदर भी नहीं बनेंगे। लेकिन बच्चों अब यहाँ पे देखें मैं ये कह रहा हूं कि राइबोजाइम्स जो है वो राइबोसोम्स के अंदर मौजूद है, राइबोसोम्स का पार्ट है, लेकिन राइबोसोम्स इसको बनाता नहीं है क्योंकि आरएनए है। और आरएनए किससे बनता है बच्चों, आरएनए बनता है डीएनए से। ये हम इससे पिछले चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़कर आए हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है जो राइबोजाइम्स जो हैं इनको राइबोसोम्स नहीं बनाते, लेकिन ये राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, क्लियर। मुझे यहाँ पे देखें आफ्टर देयर सिंथेसिस जब एंजाइम्स बन जाते हैं आइदर दे स्टे एंड वर्क इनसाइड सेल, या तो बच्चों ये सेल के अंदर रुकते हैं और काम करते हैं, और दे आर सेक्रेटेड आउट टू वर्क एट अदर साइड्स, या इन्हें सेल से बाहर निकाल दिया जाता है ताकि तो किसी दूसरी जगह जाकर काम कर सकें। अब बच्चों ये स्टेटमेंट भी सिर्फ और सिर्फ आप एमसीक्यूज के लिए याद रखेंगे, इसको भी आप किसी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद नहीं रखेंगे, ठीक है। बच्चों राइबोसोम्स आप लोग अपनी बुक के ऊपर लाजमी लिख लीजिएगा कि राइबोसोम्स जो हैं आर आरएनए इन नेचर, ठीक है, और ये राइबोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और ये प्रोटीन्स नहीं है लेकिन ये एंजाइम्स हैं, ठीक है।
अब बच्चों यहाँ पे देखें लोकेशन ऑफ एंजाइम्स के हवाले से यहाँ पे बात है बच्चों, आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताएं कि एंजाइम्स कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं। तो बच्चों 3 हेडिंग्स आप बनाएंगे, इन साइटोप्लाज्म, इन मेम्ब्रेन्स और इन राइबोसोम्स, ठीक है। अब जो साइटोप्लाज्म देखें, इनसाइड सेल मैनी एंजाइम्स आर डिसॉल्व्ड इन साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर हल हुए होते हैं, क्योंकि बच्चों जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। एक अगर हम मिसाल लें तो ग्लाइकोलाइसिस, बच्चों ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर टूट जाना, बच्चों इसको हम जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का नाम देते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब ये इतना सिंपल स्टेप नहीं होता जितना कि आपको नजर आ रहा है कि ग्लूकोज जो है वो बड़े आराम से पायरुविक एसिड के अंदर टूट गया, बल्कि बच्चों इसमें एक सीरीज होती है रिएक्शंस की, समझ आ रही है। मैं अगर आप लोगों को आप ही की बुक से दिखाऊं जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है जिसके अंदर हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, तो स्टूडेंट्स अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 154 ओपन करें तो बच्चों आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस शो होगा। बच्चों हम इसको जो है वो इस चैप्टर के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे दिखा दूं। बच्चों यहाँ पे देखें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, और बच्चों इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स से आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, समझ आ रही। अब बच्चों यहाँ पे देखें कि इस इतना आसान नहीं है, बल्कि इसमें कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। और बच्चों अगर आप यहाँ पे काउंट करें तो तकरीबन 9 स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, और हर स्टेप पे बच्चों खास एंजाइम जो है वो काम कर रहा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बच्चों यहाँ से आप लोगों को पता ये चला कि जो ग्लाइकोलाइसिस है इसको करवाने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, और बच्चों सारे के सारे एंजाइम्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद बच्चों इन मेम्ब्रेन्स के अंदर बच्चों एंजाइम्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे देखें बच्चों वो कहते हैं मैनी आर टाइटली बाउंड टू मेम्ब्रेन्स ऑफ सर्टेन ऑर्गेनालिस, बच्चों वो कहते हैं बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो खास ऑर्गेनालिस की मेम्ब्रेन के साथ बाउंड हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। मिसाल वो देते हैं एंजाइम ऑफ कैल्वन साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल। अब बच्चों जो कैल्वन साइकिल है ना ये असल में डार्क रिएक्शंस को कहते हैं। हम इससे अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस जो है बच्चों वो दो फोटोसिंथेसिस का जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना तो फोटोसिंथेसिस 2 मरहलों के अंदर होती है, एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शंस और एक को हम कहते हैं डार्क रिएक्शंस, ठीक है। डार्क रिएक्शंस को हम कैल्वन साइकिल का नाम देते हैं। उसके बाद बच्चों क्रेब्स साइकिल, बच्चों क्रेब्स साइकिल क्या है, बच्चों जब ग्लूकोज जो है और टूटती है, बच्चों ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटती है तो बच्चों इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का जब बच्चों हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है बच्चों ग्लाइकोलाइसिस, फिर है क्रेब्स साइकिल, और फिर है बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जो क्रेब्स साइकिल है ना बच्चों ये असल में एरोबिक रेस्पिरेशन का हिस्सा है, इसको भी हम इससे अगले चैप्टर के अंदर तफसील से पढ़ेंगे। तो बच्चों बहरहाल कैल्वन साइकिल जो है अब जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस का हिस्सा है तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा होगा, जबकि जो क्रेब्स साइकिल है बच्चों ये सेलुलर रेस्पिरेशन का हिस्सा है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों इनके लिए जो एंजाइम्स हैं वो अब देखें कैल्वन साइकिल के जो एंजाइम्स चाहिए बच्चों वो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनाली है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होंगे, जबकि बच्चों जो क्रेब्स साइकिल के लिए एंजाइम्स चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के साथ बाउंड हुए होंगे। बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया दिखा देता हूँ। बच्चों यहाँ पे आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया आपको नजर आ रहा है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसकी इनर मेम्ब्रेन को हम क्रिस्टी का नाम देते हैं, समझ आ रही है बच्चों। अब यहाँ पे देखें इसकी क्रिस्टी है, क्रिस्टी के अंदर यहाँ पे देखें एटीपी सिंथेज एंजाइम्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन। इसकी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है इसमें एटीपी बनाने वाले एंजाइम्स और दूसरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो धसे हुए होते हैं, क्लियर। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें इन राइबोसोम्स सम एंजाइम्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम्स। बच्चों ये वही बात जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ राइबोजाइम्स की। राइबोसोम्स बच्चों मैंने आपको बताया कि ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन्स नहीं होते, जो कि आरएनए इन नेचर होते हैं और जो कि राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं, और इनका काम क्या है, इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो करवानी है, ठीक है। तो देखिए सम एंजाइम्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम्स, कुछ एंजाइम्स हैं बच्चों राइबोसोम्स का जो है वो मजबूत हिस्सा होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस करवाने वाले जो एंजाइम्स हैं जिसको हम राइबोजाइम्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को डायग्राम से भी दिखा देता हूँ। बच्चों ये राइबोसोम्स जो हैं देखें किस तरह से प्रोटीन तैयार करते हैं। इसके पास मैसेंजर आरएनए आता है। अब बच्चों राइबोसोम्स के अंदर क्या मौजूद होता है, राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है। राइबोसोमल आरएनए के अलावा बच्चों इसके अंदर जो है वो राइबोजाइम्स मौजूद होते हैं, और ये जो राइबोजाइम्स है ना बच्चों वो इस प्रोटीन सिंथेसिस को कैटालाइज करवाते हैं। जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है ना यहाँ पे देखिए अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं, तो इसको कैटालाइज करवाने का काम कौन करते हैं, राइबोजाइम्स करते हैं, क्लियर। उसके बाद बच्चों होपफुली आप लोगों को यहाँ तक चीजें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गई होंगी। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है वो एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप लोगों से कुल मिला के 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, हम उन शॉर्ट क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों वो कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों से इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव साइट क्या होती है, फिर आपको पता होना चाहिए कि कैटालिटिक साइट और बाइंडिंग साइट में क्या फर्क है, और फिर पेप्सिन को जो है उसको इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज क्यों किया जाता है। तो बच्चों आए हम इनको डिस्कस करते हैं। मुझे यहाँ पे पहली 2 लाइंस लिखी हुई हैं, आप लोगों को इनको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को पहले ही पता है।
तो वो कहते हैं इंजाइम्स जो है 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स। बच्चों ये बात मैंने आपको पहले बता दी, हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी पढ़ा कि इंजाइम्स हैं बच्चों ये 3D ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, अब ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होती हैं बच्चों ठीक है, ये हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर तफसील से पढ़कर आ चुके हैं। अब दे आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स दैट आर कॉइल्ड अपॉन देमसेल्फ। बच्चों ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है बच्चों? एक ऐसी चेन जो कि काफी सारे अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती है, वो अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े होते हैं, तो ऐसी चेन को हम नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन का। तो चूंकि बच्चों एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स इन नेचर हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होंगे और अमाइनो एसिड्स इनके अंदर भी पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़े होंगे। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड के जो पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए जब काफी सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर एक लंबी चेन बना देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन का। तो बच्चों ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये स्ट्रेट नहीं होती, बल्कि बच्चों इस तरह से क्वाइल हुई होती है, लिपटी हुई होती है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटीन्स का जो है वो 3D ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। अब बच्चों आप लोगों से जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो है डिफाइन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट की तारीफ करें। अब बच्चों गो कि आप लोगों को ये पहले भी मालूम है, आप लोग अपनी मैट्रिक के अंदर इसको तफसील से पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन बच्चों हम इसको दोबारा से स्टडी करेंगे। अब बच्चों सबसे पहले देखें इसकी डेफिनेशन है, वो कहते हैं देयर इज अ स्मॉल क्लेफ्ट। क्लेफ्ट बच्चों कहते हैं दराड़ को, और डिप्रेशन कहते हैं गड्ढे को। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है ऑन द सरफेस ऑफ ग्लोबुलर एंजाइम मॉलिक्यूल। बच्चों जो एंजाइम है इसका 3 डायमेंशनल में ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। अब बच्चों इसकी सरफेस के ऊपर हमें एक क्लेफ्ट, एक दराड़ या फिर एक गड्ढा, एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। बच्चों उस पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एक्टिव साइट का। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ फ्यू अमाइनो एसिड्स। और बच्चों ये जो एक्टिव साइट है इस तरह कुछ अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती है, जो मैं आप लोगों को डायग्राम से दिखा देता हूं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें, आपको नजर आ रहा है ये एक एंजाइम का आपको नजर आ रहा है, ये एक 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। अब बच्चों यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये असल में क्या है बच्चों? दिस इज द क्लेफ्ट। ये बच्चों ये दराड़ या फिर आप इसे डिप्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर बच्चों आप लोगों को शो हो रहा है, क्लेफ्ट या डिप्रेशन है, जो कि 3 डायमेंशनल एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है इसकी सरफेस के ऊपर मौजूद है। अब बच्चों जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसको हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं। अब बच्चों जो एक्टिव साइट है ना, इसके 2 रीजन्स होते हैं, 2 हिस्से होते हैं बच्चों। एक को हम नाम देते हैं बाइंडिंग साइट और एक को हम नाम देते हैं कैटालिटिक साइट। अब बच्चों बाइंडिंग साइट देखें, साइट कहते हैं जगह को, बाइंड का मतलब होता है जोड़ना। अब बच्चों ये एक्टिव साइट का वो वाला हिस्सा है जो कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करता है। बच्चों सबस्ट्रेट क्या होता है बच्चों? वो सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है उसे हम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। और बच्चों एंजाइमेटिक रिएक्शन के नतीजा में जो चीज बनती है इसे हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। हम इंशाल्लाह बच्चों सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का जो डिफरेंस है इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तफसील से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रखें कि वो चीज जिस पर एंजाइम एक्ट करता है, जिस पर एंजाइम काम करता है, उसे हम सबस्ट्रेट कहेंगे, और एंजाइम वाले रिएक्शन के नतीजा में जो चीज बनती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो बच्चों ये सबस्ट्रेट है। अभी देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बच्चों, फर्ज करें कि ये जो है ये सक्रोज है। ठीक है, सक्रोज जो है ये 6 कार्बन वाली ग्लूकोज और ये 5 कार्बन वाली फ्रक्टोज है, इससे मिलकर बनी हुई है। अब बच्चों ये एक एंजाइम है जिसने सक्रोज को तोड़ना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे देखें होता क्या है, ये वाली जो जगह आपको नजर आ रही है ना बच्चों, ये वो जगह है जो कि सबस्ट्रेट को इसके साथ मजबूती से बाइंड कर लेगी, अटैच कर लेगी। ठीक है, अब बच्चों जैसे सबस्ट्रेट यहाँ पर बाइंड हो जाएगा, फिर बच्चों ये एक्टिव साइट का वो वाला हिस्सा है जो कि रिएक्शन को कैटालाइज करवाएगा, रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देगा। अब यहाँ पे जब ये बॉन्ड आके अटैच होगा तो बच्चों यहाँ पे उस बॉन्ड को तोड़ा जाएगा। ठीक है, और फिर उससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं उनको अलग अलग किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये जो क्लेफ्ट या डिप्रेशन आपको नजर आ रहा है ऑन द सरफेस ऑफ 3D ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, इसको हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं। और ये सिर्फ कुछ अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती है। तो बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ से दोबारा डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। There is a small cleft or depression on the surface of globular enzyme molecule. It consists of only few amino acids. This is known as active site. अब जो इसका फंक्शन क्या होता है? It is the location at which catalysis occurs. बच्चों catalysis का मतलब है रिएक्शन की रफ्तार का बढ़ना। बच्चों एक्टिव साइट वो जगह है जहां पे कैटालाइसिस होनी है, जहां पे रिएक्शन की रफ्तार ने स्पीड अप होना है। अब बच्चों इसके रीजन्स की आप हेडिंग देंगे। रीजन बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने लिखना है, तीनों डेफिनेशन भी, फंक्शन भी और इसके रीजन्स भी। एक्टिव साइट के बच्चों 2 वाजिया रीजन्स होते हैं, एक को हम बाइंडिंग साइट का नाम देते हैं और एक को हम कैटालिटिक साइट का नाम देते हैं। बच्चों आप लोगों से पेपर में फर्क पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट में फर्क लिखें। तो बच्चों आप लोगों की बुक में कोई खास फर्क नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों को जो है वो कोशिश करें कि इस फर्क को जो है वो आप बुक के ऊपर लाजमी तौर पर लिख लें। बच्चों आप लोगों ने बाइंडिंग साइट की यही डेफिनेशन लिखनी है और कैटालिटिक साइट की भी यही डेफिनेशन लिखनी है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, द बाइंडिंग साइट ऑन एन एंजाइम, बच्चों एक एंजाइम के ऊपर मौजूद जो बाइंडिंग साइट होती है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये बाइंडिंग साइट, मैंने आपको डायग्राम में दिखा भी रहा हूँ। बच्चों ये क्या करती है? रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, ये पहचानती है। एंड टेम्पोरेरीली और आर्जी तौर पर होल्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़ के रखना।
ठीक है। द करेक्ट सबस्ट्रेट, जो सही सबस्ट्रेट है उसको बच्चों क्या कहते हैं। देखिए मैं आपको दोबारा इस लाइन का मतलब समझा रहा हूं। बाइंडिंग साइट बच्चों एक्टिव साइट का वो वाला हिस्सा है जो कि सही सबस्ट्रेट को बच्चों पहचान कर उसको होल्ड करके रखती है, उसको पकड़ के रखती है और उस वक्त तक पकड़ के रखती है जब तक कि केमिकल रिएक्शन हो नहीं जाता। ठीक है, तो बच्चों इसे हम बाइंडिंग साइट का नाम देते हैं। एंजाइम के ऊपर जो बाइंडिंग साइट है वो सही सबस्ट्रेट को पहचानती है, रिकॉग्नाइज करती है और फिर उसको होल्ड करके रखती है जब तक कि केमिकल रिएक्शन हो नहीं जाता। अब बच्चों जब बाइंडिंग साइट जो है वो सही सबस्ट्रेट को पहचान कर अपने साथ अटैच कर लेती है, जोड़ लेती है, तो अब बारी आती है कैटालिटिक साइट की। The catalytic site performs the chemical reaction on that substrate by lowering the activation energy. बस जो कैटालिटिक साइट है यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है कि दिस वन इज द कैटालिटिक साइट, बच्चों ये क्या करता है, ये बच्चों रिएक्शन को करवाता है। और कैसे करवाता है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। मेरी बात समझ में आ रही है। अब बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी को कम किस तरह से करते हैं ये हम इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर जो हमारा होगा वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगर आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट में क्या फर्क होता है, तो बच्चों आप ये डेफिनेशन लिखेंगे और साथ आप लोग बच्चों ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर देंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान डायग्राम है, तो आप लोगों ने इसको लाजमी तौर पर ड्रॉ करना है और आप लोग इसको जो है वो बुक के ऊपर ड्रॉ कर लें ताकि आप लोग पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इसको ड्रॉ करके पूरे नंबर ले सकें। क्लियर स्टूडेंट्स, लास्ट में हमारा एक लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं व्हाई पेप्सिन इज रिलीज इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म। तो अगर आप बुक देखें तो बुक के अंदर यहाँ पे बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कि इन जो पेप्सिन के हवाले से इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। हमसे इन्फॉर्मेशन जो बच्चों इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती है कि जो पेप्सिन है इसको इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज क्यों किया जाता है। अब बच्चों पहले पेप्सिन को समझ लेते हैं। बच्चों ये आपको नजर आ रहा है हमारा स्टमक। अब बच्चों होता क्या है, ये जो खुराक की नाली इसको हम नाम देते हैं इसोफेगस का। किसका नाम देते हैं, एसोफेगस का नाम देते हैं। अब बच्चों यहाँ से ये जो खुराक है वो स्टमक के अंदर आती है। अब बच्चों अब स्टमक है ना हमारा, ये स्पेशलाइज्ड है प्रोटीन डाइजेशन के लिए। किसके लिए, प्रोटीन डाइजेशन के लिए। प्रोटीन को बच्चों इसने हजम करना है। प्रोटीन को हजम करने से मुराद ये है कि प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स के अंदर तोड़ना है। ठीक है, अब बच्चों होता क्या है, जैसे यहाँ से प्रोटीन फूड जो है वो स्टमक के अंदर दाखिल होता है। ये जो आपको स्टमक की दीवारें नजर आ रही है ना बच्चों, यहाँ से एक जूस निकलता है। इस जूस को हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक जूस। इसका नाम देते हैं बच्चों, गैस्ट्रिक जूस का नाम देते हैं। और गैस्ट्रिक जूस के बच्चों 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 3। एक को हम नाम देते हैं म्यूकस का, एक को हम नाम देते हैं HCl का और एक को हम नाम देते हैं पेप्सिनोजन। किसका नाम देते हैं बच्चों, पेप्सिनोजन का। अब बच्चों जो पेप्सिनोजन है ना, ये एक एंजाइम है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हुआ है और इस एंजाइम ने क्या करना है बच्चों, प्रोटीन्स की डाइजेशन करनी है। ठीक है, अब बच्चों पेप्सिनोजन क्या होता है मैं आपको यहां से दिखाता हूँ। बच्चों फर्ज करिए एक एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है। अब बच्चों पेप्सिनोजन की शक्ल में क्या होता है, पेप्सिनोजन में बच्चों जो एंजाइम की एक्टिव साइट है ना बच्चों, ये ब्लॉक हुई होती है किसी पॉलीपेप्टाइड से। अब बच्चों इससे होता क्या है कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, फर्स्ट करें यहाँ पे प्रोटीन का मॉलिक्यूल पड़ा है, ये एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं हो पाता। जब अटैच नहीं होगा तो कैटालाइसिस नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बच्चों ऐसा एंजाइम जो कि रिएक्शन ना करवा सके, ठीक है, इसको हम कहते हैं इनएक्टिव एंजाइम। तो बच्चों जो पेप्सिन है ये सेल के अंदर इनएक्टिव फॉर्म, इस इनएक्टिव फॉर्म के अंदर तैयार किया जाता है। और ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि अगर ये एक्टिव फॉर्म के अंदर तैयार किया जाए तो सेल के अंदर भी तो बहुत सारी प्रोटीन्स हैं। ऐसे ही है ना, सेल के अंदर कितनी सारी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, ऑर्गेनालिस की मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है वो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। तो बच्चों अगर ये सेल के अंदर एक्टिव फॉर्म के अंदर तैयार किया जाए तो ये एंजाइम जो है ये सेल के अंदर मौजूद प्रोटीन्स को खाना शुरू कर देगा और सेल की डेथ हो जाएगी। तो बच्चों इसी वजह से सेल अपनी हिफाजत के लिए इस एंजाइम को इनएक्टिव शक्ल के अंदर तैयार करता है, इस एंजाइम के एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है और फिर इसको जो है वो स्टमक के अंदर रिलीज करता है। ठीक है, और जैसे ही स्टमक के अंदर ये आता है बच्चों तो ये HCl जो है ये क्या करता है, यहां से ये जो ब्लॉकेज है इसको हटा देता है। और बच्चों जैसे ही ब्लॉकेज यहां से हट जाएगी तो बच्चों ये जो एंजाइम है ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये एंजाइम जो है अपनी एक्टिव शक्ल के अंदर वापस आ जाएगा। ठीक है, अब जो यहां से ये ब्लॉकेज हट गई तो ये एंजाइम क्या करता है, ये स्टमक के अंदर मौजूद जो प्रोटीन्स हैं बच्चों उन प्रोटीन्स को क्या करेगा, अपने साथ अटैच करेगा और उनको अमीनो एसिड्स के अंदर तोड़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये जो पेप्सिनोजन है इसकी पेप्सिन में कन्वर्टिंग होती है। बच्चों जब एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाता है ना ये, तो इस एंजाइम को हम नाम देते हैं पेप्सिन का। किसका नाम देते हैं, पेप्सिन का। और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि गैस्ट्रिक जूस का हिस्सा होता है। अब जो सवाल ये है कि ये जो पेप्सिन है ये मैदे की दीवारों को क्यों डाइजेस्ट नहीं करता, हालांकि मैदे की दीवार भी तो प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है ना। तो जो उसका जवाब, ये आपको जो मोटी सी कवरिंग नजर आ रही है ना बच्चों, ये है म्यूकस। ये क्या है, म्यूकस है। म्यूकस बच्चों स्टमक की दीवारों को अंदर की तरफ से अच्छी तरह से लपेट लेती है और बहुत मोटी दीवार है और ये जो मैदे की दीवार है इनकी हिफाजत करती है पेप्सिन से। ठीक है,
जो आए अब हम इसको रीड करते हैं। वो कहते हैं सम एंजाइम्स जो हैं में प्रूव हार्मफुल, कुछ एंजाइम नुकसानदेह साबित हो सकते हैं इफ बिकम एक्टिव एट रॉन्ग प्लेस, अगर ये गलत जगह पर एक्टिव हो जाए। मिसाल के तौर पर पेप्सिन इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को हजम करने वाली एंजाइम है। इट कैन डिस्ट्रॉय प्रोटीन मेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड सेल्स। बच्चों जो पेप्सिन है ये सेल्स के अंदर मौजूद प्रोटीन से बने हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय, उनको तबाह करने की सलाहियत रखते हैं वेयर इट इज सिंथेसाइज, जहां पे इन्हें तैयार किया रहा है। अब सेल के अंदर तैयार हो रहा है पेप्सिन और सेल के अंदर भी प्रोटीन से बने हुए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो पेप्सिन के पास ये सलाहियत होती है कि उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। दैट इज वाई, इसी वजह से इट इज प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन, इससे इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन की शक्ल में तैयार किया जाता है एंड इज सेक्रेटेड आउट ऑफ सेल्स, और फिर इन्हें सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। When it reaches its target of action, जब भी ये बच्चों अपने टारगेट ऑफ एक्शन पर पहुंच जाता है, उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पे इसने काम करना है, इट इज एक्टिवेटेड, तो ये एक्टिवेट कर दिया जाता है पेप्सिन की शक्ल में। और बच्चों इसको एक्टिवेट कौन करता है? इसको एक्टिवेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों होपफुली आपको यहां तक चीजें जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स को स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।